Hello students, welcome to NEC Institute. Today I am Taruna Saini, your economics teacher. We will continue our chapter number 3, that is methods of statistical inquiry, census and sample method. We already have done the meaning of census method in which the items 100%ly enumerated means आप जितना भी population का size होता है, जितना भी आपका यूनिवर्स होता है, सभी आइटम्स को आप परफेक्टली स्टडी करते हैं. बट इन सैम्पल मेथड वी विल चूज़ अ सर्टेन सैम्पल. तो आज हम इसी सैम्पलिंग मेथड को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अपनी वीडियो में आज समझेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि किस तरीके से हमें सैम्पल को चूज़ करना है. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन द चार्ट on the screen. Methods of sampling. So what are you watching? That there are two types of sampling. You can see in the screen probability sampling and non-probability sampling. Probability आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा. Probability where every person is given a equal chance. तो probability sampling methods are of two types. Probability sampling methods and non-probability sampling methods. Probability sampling methods का मतलब है कि जब भी आप सैम्पल चूज़ करेंगे तो उसमें जितने भी आइटम को आप चूज़ कर रहे हैं सभी को इक्वल चांस है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में. ईच एंड एवरी आइटम गेट एन इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल. लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, हर एक आइटम को इक्वल चांस नहीं होगा. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स गेट इक्वल चांस, यानी कि मान लीजिए अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं और एक स्कूल में 3000 स्टूडेंट्स हैं और हमें उसमें से 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक बच्चे को इक्वल चांस मिल रहा है, इक्वल चांस. लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम उन 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि देयर इज़ नॉट एन इक्वल चांस टू ऑल द मेंबर्स या टू ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन. अब जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो दो टाइप्स की है, अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड. अब आपको ये पता है कि यूनिवर्स में सारी आइटम होमोजीनियस नहीं होती हैं, कुछ डिफरेंट भी होती हैं. तो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ यूज़ होगा जहाँ पे पॉपुलेशन होमोजीनियस है, तो वहाँ आपको सैम्पल रैंडमली निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग वहाँ यूज़ की जाएगी जहाँ पॉपुलेशन में, यूनिवर्स में आइटम्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस हैं. सो अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में भी सभी आइटम्स को इक्वल चांस होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में सबको इक्वल चांस नहीं होगा. अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टू टाइप्स की होंगी. यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या हो रहा है, इक्वल चांस मिल रहा है सबको. क्या हो रहा है यहाँ पे, सबको इक्वल चांस मिल रहा है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नॉट इक्वल चांस. अनरिस्ट्रिक्टेड में हमने क्या देखा, जब आइटम होमोजीनियस हो तो हम यूज़ कर लेंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, इक्वल चांस होगा. और यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पे इक्वल चांस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है. अब अनरिस्ट्रिक्टेड में हमारे पास दो होते हैं. एक होता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर. आप रैंडमली कोई भी नंबर क्लास में बोलें और सेलेक्ट कर लें बच्चों को, जैसे कि 30 स्टूडेंट्स हैं, 7, 8, 9 कुछ भी, आप रैंडमली कोई भी 1, 8, 13 ऐसे सेलेक्ट कर लें. या लॉटरी, या सभी बच्चों की 30 स्टूडेंट्स की आप क्या कर लें, रोल नंबर स्लिप्स एक बॉक्स में डाल लें और उसमें से निकाल लें. तो आपके पास अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से कोई भी सैम्पल यूनिवर्स से निकाल सकते हैं. आपके पास दो मेथड है, लॉटरी मेथड में आप एक बॉक्स में सभी बच्चों के रोल नंबर स्लिप्स या जिस भी सैम्पल को आपको चूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें से स्लिप्स निकाल लेंगे. और टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में रैंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. अब लेकिन अगर डेटा हेट्रोजीनियस होता है तो हमें कौन सी सैम्पलिंग को यूज़ करना होगा, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग. ये 3 तरह की होती है, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा, हम स्ट्रेटा बनाएंगे. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होगा, हम स्ट्रेटा बनाएंगे. स्ट्रेटा का मतलब ये समझ लीजिए कि हम ग्रुप बनाएंगे. ग्रुप किसका बनाएंगे, होमोजीनियस आइटम का ग्रुप बनाएंगे. हमने क्या बोला, रिस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग वहाँ यूज़ होगी जहाँ पे हेट्रोजीनियस आइटम है. तो उन हेट्रोजीनियस आइटम में कुछ आइटम होमोजीनियस होंगी तो हम उसमें ग्रुप बनाएंगे. मान लीजिए अगर एक 10th क्लास में कुछ बच्चे हिंदी ऑप्ट करने वाले हैं और कुछ बच्चे संस्कृत ऑप्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे अगर हमें बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो हमें रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आइटम क्या हेट्रोजीनियस, सम हैव टेकन हिंदी एंड सम हैव टेकन संस्कृत. तो अब हम उसमें से स्ट्रेटा बना लेंगे. तो एक स्ट्रेटा हो गया, एक ग्रुप हो गया हमारा हिंदी चूज़न वाले बच्चों का और एक ग्रुप हो गया हमारा संस्कृत चूज़न वाले बच्चों का. अब उस स्ट्रेटा में से फिर हमें, मान लीजिए अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, 30 ने ले रखी है संस्कृत और 70 ने ले रखी है हिंदी, और हमें 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या कर लेंगे, इस ग्रुप से 3 बच्चों को ले लीजिए और उस ग्रुप से 7 बच्चों को ले लीजिए. तो इस तरीके से हम स्ट्रेटा बना लेंगे. स्ट्रेटा का मतलब हो गया कि हम बड़े सैंपल में से, बड़े ग्रुप में से हम सेम क्वालिटीज़ के पर्सन को एक साथ रखेंगे.
स्ट्रेटा में से फिर हम चूज़ करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एक तरह से मिक्स्ड सैम्पलिंग हो गई। किस किस की मिक्स्ड सैम्पलिंग हो गई? यहाँ पे हमने बायस भी किया, पर्पसिव सैम्पलिंग हमने अपने हिसाब से किया, और रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है ये? रैंडम सैम्पलिंग प्लस में पर्पसिव सैम्पलिंग का मिक्सचर है। पर्पसिव मतलब हम जानबूझकर अपने हिसाब से स्ट्रेटा बना रहे हैं, और रैंडमली हम उसमें से फिर रैंडमली सेलेक्ट भी कर रहे हैं ग्रुप बनाने के बाद में। देन आपका आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में क्या होगा? मान लीजिए 100 बच्चे, तो आप मान कर चलोगे कि हम एवरी 10th बच्चा सेलेक्ट करेंगे, 10th 20th 30th 40th 50th 60th, इस तरीके से सिस्टमेटिक। तो किसी बच्चे को बुरा भी नहीं लगेगा जिसका भी रोल नंबर होगा 7 17 27, तो हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होगा बेटा? क्लस्टर सैम्पलिंग में होगा कि आप बहुत बड़ी सी यूनिवर्स, जब एरिया ऑफ इंक्वायरी बहुत ज़्यादा हो तब क्लस्टर सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया की स्टडी करनी है, तो इंडिया की स्टडी करने में पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपने इंडिया लिया, इंडिया में फिर आपने स्टेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर स्टेट्स को आपने डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरीके से एक क्लस्टर बनता चला जा रहा है, यानी कि हमने होल यूनिवर्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही होता है, लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग बड़े लेवल पर होता है। हम क्लस्टर्स को डिवाइड करते हुए चले जाते हैं, फिर उसमें से हम सैंपल को चूज़ करते हैं। देन आपका आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी में हम सबको इक्वल चांस नहीं देते, तो उसमें 3 होते हैं, पर्पसिव, क्वाटा एंड कन्वीनियंस। पर्पसिव में हम जानबूझकर अपने हिसाब से सैंपल चूज़ करते हैं। जैसे कि कई बार आपको लगता है कि टीचर ने क्लास में क्विज़ के लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना था, 100 स्टूडेंट्स हैं, 4 सेक्शन से 25 स्टूडेंट्स के, तो बेस्ट सेक्शन से ही क्विज़ के बच्चों को चूज़ कर लिया गया। तो पर्पसिव सैम्पलिंग है। जजमेंट सैम्पलिंग है, इसका क्या नाम है? जजमेंट सैम्पलिंग भी इसका नेम है, जजमेंट सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से ही जजमेंट लेके बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पे सभी बच्चों को इक्वल चांस मिला? नहीं। इन्वेस्टिगेटर ने अपने हिसाब से ही बच्चों को चूज़ कर लिया, सैंपल को चूज़ कर लिया। तो पर्पसिव सैम्पलिंग में बायस्डनेस होती है, अपने हिसाब से सैंपल को चूज़ किया जाता है। देन आपकी आती है क्वाटा सैम्पलिंग। क्वाटा सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के जैसा ही है, लेकिन क्वाटा सैम्पलिंग में क्या होगा? हम एक क्वांटिटी फिक्स कर देंगे और उसमें से फिर हम सैंपल को चूज़ करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तरह ही होता है, लेकिन अलग होता है। क्वाटा सैम्पलिंग में हम ज़्यादा बायसनेस करते हैं, क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं, फिर उसमें से फिर हम सैंपल को चूज़ करते हैं। ठीक है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस अपनी नाम से ही क्लियर है, अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चों के पास जाके सैंपल ले ही नहीं रहे हैं, आप अपने हिसाब से ही कन्वीनियंस के हिसाब से, रजिस्टर में से रोल नंबर के हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से आपने बच्चों को सिलेक्ट कर लिया, तो आपको सैंपल चूज़ करने में यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। किसी भी क्विज़ के लिए किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करना है तो आपने क्या किया? आपने रिजल्ट के बेसिस पर रिजल्ट उठाया और जो अच्छे बच्चे उनको सिलेक्ट कर लिया। तो हमने मोटे मोटे तौर पर क्या देखा कि सैम्पलिंग के 2 मेथड्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी वेयर एवरी आइटम गेट एन इक्वल चांस, नॉन प्रोबेबिलिटी वेयर एवरी आइटम इज नॉट गेटिंग इक्वल चांस। Probability sampling are of 2 types, unrestricted, restricted. Unrestricted where the items are homogeneous and there is equal chance. Restricted where all the items are heterogeneous and not equal chance. some हम restrictions यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में हम स्ट्रेटा बनाएंगे, होमोजीनियस आइटम्स का ग्रुप बनाएंगे, उसमें से सिलेक्ट करेंगे। सिस्टमेटिक में एवरी 9th एवरी 19th एवरी 29th ऐसे सिलेक्ट करेंगे। क्लस्टर में हम एक बड़ी इंक्वायरी को करने के लिए एक बड़े लेवल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाएंगे। पर्पसिव सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? अपने पर्पस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं। क्वाटा में हम एक क्वांटिटी फिक्स कर लेते हैं कि एवरी 100 में से 10 निकालिया, नेक्स्ट 100 में से 10 निकालिया, फिर इस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। और कन्वीनियंस में अपने हिसाब से। I hope that you have understand. Thank you so much. God bless you.